अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और जैसा कि हमने पहले भी देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कसूरवार, जिम्मेदार, मफरूर, वांटेड, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लॉन्डर होकर जब बाहर आते हैं तो उसके बाद सब अच्छे की रिपोर्ट होती है, सब अपने घरों में जाते हैं, इत्मीनान से अपने घर के आरामदेह बिस्तर पर बैठते हैं, सोते हैं, अपने बच्चों में वक्त गुजारते हैं। तो अगर यही सब करना है पीटीआई के इन तमाम लोगों ने, तो फिर ये जो ताख़ीर की जाती है वो करने से बेहतर है कि शुरू में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान छुड़ाई जाए और ना फैमिली अजियत में रहे, ना बच्चे अजियत में, ना घर के और दीगर बुजुर्ग दोस्त अहबाब किसी परेशानी में से गुजरें। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये आपका टिकट है घर वापस जाने का, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यकीनन जब भी होती है तो चेयरमैन पीटीआई को और पीटीआई के जो भी मामलात रहे उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अच्छा, वो तनकीद का निशाना बनाना कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, ये तनकीद का निशाना बनाने से पहले इनका मौक़िफ़ कुछ और रहा होता है। चाहे वो उस्मान डार हों, चाहे वो सदाकत अब्बासी हों, चाहे वो मुराद रास हों, चाहे उस्मान बुज़दार हों, चाहे वो कोई भी हो, सब के सब अपनी एक एक राय लेकर चलते हैं और उस पर डटे रहते हैं। कहते हैं जी जो किया ठीक किया, जो हो रहा है हमारे खिलाफ वो गलत हो रहा है, उस वक्त तक कि जब तक पकड़े नहीं जाते। तो जैसे कि मैंने कहा है कि आज नहीं तो कल पकड़े तो जाना है, हाथ तो आना है। तो अगर हाथ आना ही है तो फिर पहले ही आप ये सब करके तो आप अस्सलाम वालेकुम करके अपने अपने घरों को चले जाएं। आज जो फ़ारूक हबीब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं कुछ दिनों से अपनी फैमिली से मुनक़ता था। ये 20 दिन का टाइम उन्होंने बताया कि अपनी फैमिली से मैं राब्ते में नहीं था। उनकी फैमिली परेशान थी। उनकी अहलिया ट्विटर पे, जो कि अब एक्स है, वहाँ पर स्पेसेस में अपनी तकलीफ बयान कर रही थी और उससे पहले वो राब्ते में रही और ग्वादर में बाकायदा फ़ारूक हबीब साहब वहाँ पर वो गिरफ्तार हुए हैं, वहाँ से उनको लेकर जाया गया है। और फिर उसके बाद जिसमें उनके फैमिली के और लोग भी थे, उनके साथ कुछ और साथी भी थे, और उससे पहले वो ट्विटर पे मुझे भी बाकायदा ये तमाम तर ये मेरा फ़ोन भरा हुआ पड़ा है कि इसमें इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहे हैं कि जी पीटीआई की सपोर्ट में, और ट्विटर पे भी उनकी वो तमाम ट्वीट्स अभी भी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो उनका ये कहना है कि जी वो खुद 3 हफ्ते कहीं खामोशी से बैठ गए थे सोचने के लिए, तो ये झूठ है। और फिर उसके बाद उनका ये कहना कि जी मुझे तो ये सब कहा जाता रहा है या मैं उसका हिस्सा था, ये सब वो लोग हैं जो मशवरा देने वालों में से थे। तो मेरी नज़र में अगर ये कसूरवार हैं, जिम्मेदार हैं, तो फिर ये उतने ही कसूरवार जिम्मेदार हैं जितना कि सनम जावेद हैं, खतीजा शाह हैं, तैयबा राजा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, या दीगर और पीटीआई के जो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, जितने वो जिम्मेदार हैं उतने ये जिम्मेदार हैं। वो जेलों में बंद हैं, ये कुछ हफ्ते के लिए पकड़े जाते हैं और फिर उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सब ओके की रिपोर्ट है। लेकिन हैरानगी यह है कि जहाँ पर सदाकत अली अब्बासी साहब या उस्मान डार साहब उन्होंने कहा जी हम तो सियासत नहीं छोड़ें, लेकिन उन्होंने बाकायदा कहा कि जी मैं तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहा हूँ, जिस पार्टी का पता ही नहीं चलता कि ना उसका कोई जलसा हुआ है, ना उसकी कोई खबर चलती है, पिछले कोई 1 हफ्ते से शायद महीने से कोई मीटिंग शीटिंग भी नहीं हुई है। तो एकदम तब मंजर आम पर आती है कि जब कोई ज्वाइनिंग करता है। तो आज बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ारूक हबीब साहब ने कहा तो बहुत कुछ है, लेकिन मुख्तसरन जरा सुन लीजिए। नो कॉन्फिडेंस हुआ आईनी तरीके से, आइन में मौजूद है कि आपके पास अगर अक्सरियत नहीं है तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ना हमें चैन से बैठने दिया गया जो पार्टी के अहदेदारान थे, ना पार्टी के वर्करों को, ना ही जो पाकिस्तान की आवाम है। आपने जो रास्ता इख्तियार कर लिया वो रास्ता आपने जो है वो पुरअमन मज़ाहमत की बजाय जो है वो आपने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। पॉलिटिकल लीडर्स घरों से गिरफ्तार होते हैं, माजी में भी हुए हैं, लोगों ने सालहा जेल काटी है। अगर आप नेल्सन मंडेला की मिसाल देते हैं, 28 साल उसने जेल काटी है, तो नेल्सन मंडेला ने क्या जो है वो लट्ठा बरदार फोर्सेस बना ली थी? क्या आप अपनी यूथ को ये बता रहे थे कि पेट्रोल पंप बना के पेट्रोल पंप जलाओ? ये कहना कि जी सब सियासी लीडर्स गिरफ्तारियां देते रहे, गिरफ्तार होते हैं, नेल्सन मंडेला की बात कर रहे हैं, तो खुद आपने अब से 20 रोज़ पहले जब आप गायब हुए थे और आपने कहा कि जी आप जाकर कहीं पर बैठ के खामोश छुप के अपनी फैमिली से भी सोचने के लिए तो आप भी गिरफ्तारी दे देते, आपने तब गिरफ्तारी नहीं दी। तो वो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एक एक करके करेंगे जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और एक एक करके पकड़े तो सब ने जाना है। जैसा कि मैंने कहा जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो शायद क्या यकीनन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे या वो अपने उस मौके पर डटे रहेंगे। बहरहाल जी एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब हम लौट के रहेंगे तो हम बात करेंगे उस सूरत हाल की जिसमें से फ़लस्तीनियों को, बच्चों को, बहनों को, बुजुर्गों और भाइयों को गुजरना पड़ रहा है और जिस तकलीफ में से उनको गुजरना पड़ रहा है जो नाकाबिले बयान है, उस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन किया है बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट ज़फर हिलाली साहब ने। हिलाली साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस मुनीर अकरम साहब ने। मुनीर अकरम साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस द शो टुनाइट। सबसे पहले मुनीर अकरम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। जो सूरत हाल अभी हम देख रहे हैं गजा में, जहाँ पर बमबारी एज वी स्पीक हो रही है, वहाँ पर बच्चे, ख़वातीन, मर्द, बूढ़े सब वो जुल्म सह रहे हैं, बर्बरियत है और शहीद हो रहे हैं। और जहाँ पर जो मेडिकल एड पहुँचाने वाले लोग हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। जिन लोगों को सेफ पैसेज का कहा जाता है कि जी आप यहाँ से गुजर सकते हैं, उस काफिले पे भी हमला किया जाता है। और फिर दुनिया यही नैरेटिव लेकर चल रही है और कह रही है कि जी वो इज़राइल तो जुल्म सह रहा है, इज़राइल पर तो हमला हुआ है, इज़राइल मजलूम है, और जो हमास है या जो फ़लस्तीनी हैं उन पर जो हम कर रहे हैं वो हम अपने दिफा में कर रहे हैं। जी, आपका सवाल। जी मुनीर अकरम साहब, आखिर अब इसका हल क्या है जो मौजूदा सूरत हाल है? देखें, ये मसला तो 70-80 सालों से चल रहा है और इस जरिए ज्यादतियाँ हैं, ऑक्यूपेशन है, वो तो बिल्कुल जाहिर है। इसके ऊपर जो इजराइल के जो दोस्त हैं मुल्क जैसे अमेरिका है और जो वेस्टर्न ममालिक हैं, उनकी पोजीशन तो वन साइडेड डिस्क्रिमिनेटरी पोजीशन रही है हर वक्त, और ये डिस्क्रिमिनेशन पोजीशन जो है वो बरकरार है इन हालात, प्रेजेंट हालात में। अब आपने पूछा कि इसका हल क्या है। जी हाँ, इसका पहली चीज तो ये है कि जो गाजा में जो हो रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि जो जैसे आपने बताया जो वाकई हैं, जो कट ऑफ फ्यूल, पानी, खाना सब बंद कर दिया है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, पूरी 2 मिलियन लोगों से कहा कि निकल जाएं आप गाजा सिटी से। ये सब चीज़ें बहुत क्राइम्स हैं और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। एंड somebody has said कि it can amount to genocide। तो this is legally the fact। अब सवाल ये है कि वो जो उनके दोस्त हैं वो अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल में वो सीज फायर नहीं करने दे रहे हैं। वो ब्राजील ने, रशिया ने रेजोल्यूशन ले आया था जिसमें सीज फायर का एक प्रपोजल था, उसकी मुखालफत है जी। अब ब्राजील ने एक करारदाद पेश की है जिसमें बहुत सारी अच्छी चीजें लिखी हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होना चाहिए, रोकना चाहिए, पर सीज फायर का वहाँ जिक्र नहीं है। और क्योंकि जो इजराइल के दोस्त हैं वो सीज फायर नहीं मान रहे हैं इस वक्त, और ये बड़ी बात है। ये देखने की जरूरत है हमने कि जी यहाँ वॉर क्राइम्स एक तरफ हो रही हैं, दूसरी तरफ ये ममालिक जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बन रहे हैं वो कहते हैं सीज फायर नहीं मानते। इजराइल को खुली छुट्टी मिले कि वो जाके वहाँ हमास को मारे गाजा में, और उसमें अगर पैलेस्टीनियन सिविलियंस मरते हैं तो वो ठीक है उनके लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस किस्म की स्टेटमेंट्स इजराइल से आ रही हैं और किस किस्म की बर्ताव जो है ये बड़े जो मुल्क हैं जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं उन्होंने इस वक्त सीज फायर रोका हुआ है। तो इसका हल अगर चाहते हैं, हल ये है कि जी इस्लामी दुनिया खड़ी हो और ये जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनको कन्विंस करे। जी पहली चीज तो यहाँ सीज फायर करवाएं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचाएं। जो अगर हमास का मसला है, जो कुछ है वो बाद की बात, और वो बात की बात भी आपने देखनी है कि लीगल तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इजरायली फोर्सेस पैलेस्टाइन में फोर्सेबल ऑक्यूपेशन में है, उनके पास सेल्फ डिफेंस का हक नहीं है। तो वो तो मसला बाद का मसला है। इस वक्त जो क्राइसिस है उसको रोकने के लिए सीज फायर की बहुत अहम और अर्जेंट जरूरत है। सीज फायर की आपने बात की। जफर हिलाली साहब आपकी तरफ आते हुए, आई होप यू कैन हेयर मी बिकॉज नहीं आ रही। जी जफर हिलाली साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है सर? मैं अपना पैगाम लोगों के पास लेके जा सकता हूँ कि हमारे पास हम 3-3.5 साल, 2.5 साल जफर हिलाली साहब, साल में वजीर
جی ایک بریک لیتے ہیں جی, ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ویل کنٹینیو ود ڈسکشن, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں غزہ کی صورتحال پر جو یقیناً تشویشناک ہے, اور وہاں پر لوگ ہماری مدد کے انتظار میں ہیں, ہماری کیا تمام مسلم امہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے ہماری مدد کی جائے, اور اس مشکل گھڑی میں یقیناً ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے, اور صرف لفاظی ہی نہیں بلکہ عملاً ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے, ان تک امداد پہنچانے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ سینئر درجے کا ظفر ہلالی صاحب موجود ہیں. ظفر ہلالی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہلالی صاحب وقفے سے پہلے بھی منیر اکرم صاحب سے مختصراً جو بات ہوئی اس میں میں نے یہی سوال اٹھایا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, جس کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی سیز فائر کی ضرورت ہے, اور سیز فائر کے لیے مسلمان ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ممالک اتنا پینیٹریٹ کر سکیں گے یا اتنا وہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ سیز فائر کروا سکیں اور جو وہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے, جو بربریت ہے, اس کو روکا جا سکے؟ یہ جو ہے ہمارا سفیر منیر اکرم, اس کو آپ نے پھر پوچھنا تھا نا کہ کیسے کریں. وہ لوگ وہ کیسے کر سکتے ہیں کچھ چیز جو ان کو آتا نہیں ہے, جو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. کیا کریں؟ جا کے امریکہ کے ساتھ لڑ جائے؟ خدا نہ کرے. آپ کو پتہ ہے اگر امریکہ کے ساتھ لڑ جائیں تو سی سی صاحب جو ہیں ایجپٹ کے, وہ تو $3 بلین لیتے ہیں ان کو اپنا فوج چلانے کے لیے, اور بھی بہت لوگ ہیں اور خوب پیسے بٹ رہے ہیں امریکہ سے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. سعودی عربیہ کے بارے میں ہمارا دوست ملک ہے, میں تو شکر کرتا ہوں کہ کم سے کم انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہو رہی تھی دوستی کی, اسرائیل کے پرائم منسٹر کو, وہ جاہل کو کہہ رہے ہیں کہ دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں, فی الحال وہ دوستی کی باتیں نہیں ہو سکتی ہے. مانے 3000 لوگ مارے گئے ہیں فلسطینی. آپ سوچئے ایک منٹ کے لیے کہ سیکیورٹی کونسل کچھ نہیں کرتا ہے. OIC کی میٹنگ 7 تاریخ کو پوچھا گیا تھا کہ بلاؤ, اب 18 تاریخ کے لیے فکس ہوا ہے. کیوں بھائی 9 دن جس میں اسرائیل نے کیا چیز نہیں کی ہے فلسطینیوں کے ساتھ, اتنا دیر کیوں لگا؟ سب کو پتا ہے کیوں لگا. وقت دینا چاہتا ہے امریکہ, وقت دینا چاہتا ہے دی ویسٹ اور ان کے دوستوں کہ اور مارو نیتنیاہو, جب تک تم سمجھتے ہو کافی نہیں مرے ہیں, اور یہی کام کرو. دیکھیے حماس جو ہے, حماس ایک حکومت ہے, حماس ایک آرگنائزیشن ہے جو بدلے کے تلاش میں 70 سال کے بدلے کے تلاش میں نکلی ہے ان کے خلاف. تو حماس کو تو دفاع کریں آپ فی الحال. میں جاننا چاہتا ہوں یہ جو ملک ہیں, گورنمنٹس ہیں, ان کی پاس ذمہ داری ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ایک آدمی نیتنیاہو اور ان کے جو ہیں دوست امریکہ, اور اب تو ان کا سب سے بڑا دوست ہندوستان نکل آیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ بس لگے رہو تم, کوئی بات نہیں. مانے خدا کے قانون اور انٹرنیشنل لا دونوں انسان کے قانون اور خدا کے قانون کے خلاف ہے, مگر پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے. ظفر ہلالی صاحب, میں نے فارمر ڈیپٹی پرائم منسٹر جو اسرائیل کے ہیں ان کو ایک انٹرویو میں سنا, ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ جنگ بندی کی بات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم ہر طرح کی ریلیف, فوڈ, بجلی, پانی سب مہیا کرنے کو تیار ہیں فلسطینیوں کو جو غزہ میں رہتے ہیں, بشرطے کہ حماس اپنی کارروائیاں روک دے, اور اگر حماس نے نہ روکیں تو پھر ہم اس طرح کی کوئی امداد فراہم نہیں کریں گے. اور ان سے جب پھر مزید یہ پوچھا گیا کہ آپ وہاں پر فلسطینیوں کو رستہ دے دیں اور رستہ ان کو دے دیں کہ وہ اسرائیل میں آ سکیں, تو اس کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یعنی کہ وہ جو ایک تاثر ہے کہ جی ہیومینٹی کا, ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ لوگوں کو ریلیف دینے کا سوچ رہے ہیں, ایسا وہ قطعاً نہیں سوچ رہے ہیں. یار آپ کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں سے؟ آپ سمجھتے ہیں ان میں ہیومینٹی ہے؟ مانے اب تک انہوں نے 1 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں. انہوں نے 70 سال میں کتنے فلسطینیوں کو مارے ہیں, بے گناہ کو. باپ بچے کے اوپر لیٹا ہوا ہے
اس کو مارتے ہیں، بچے کو بھی مارتے ہیں. اور کل بامبنگ میں اس بیچارے باپ کے 2 اور بچے مارے گئے ہیں. دیکھیے ان کو پرواہ نہیں ہے. دے ہیو نو کانسیپٹ. جیسے میں نے کہا خدا کی قانون اور انسان کے قانون دونوں پہ ان لوگوں کو، اور دونوں پہ سپورٹ مل رہا ہے. امریکہ بہادر ان کا سپورٹ کر رہا ہے. اگر وہ نہیں کرتا، آپ سمجھتے ہیں ایک دن کے لیے یہ سوچ سکتے تھے کہ یہ ایسی چیز کریں گے، ایسے حرکت کریں گے؟ بھائی کہ تم انصاف چاہتے ہو، ٹھیک ہے، انکوائری ہو، یونائٹڈ نیشنز کو بلاؤ، جو لوگوں نے کیا ہے ان کو پکڑو، ٹرائل کرو، کیپٹل پنشمنٹ بھی کرنا اگر ہو کرو ان کے خلاف. مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ بس بدلے پہ تلے ہوئے ہیں. تو پھر قانون کے یہ وجہ، قانون کی ضرورت کیا ہے؟ ہر آدمی بس بدلے پہ تلا ہوا ہے. اور آپ جیسے میں دیکھیے پرائم منسٹر آف اسرائیل اولمرٹ، انہوں نے کیا کہا؟ کہتا ہے یہ ٹھگ ہے، یہ نیتن یاہو از اے ٹھگ. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک اسرائیلی فارمر پرائم منسٹر انٹرویو میں سی این این کو یا بی بی سی کے وہ کیا نام تھا، وہ جو آدمی انٹرویو کرتا تھا اس پروگرام کے لیے، ایک بڑا اچھا پروگرام تھا ان کا، بہرحال جو بھی ہے مشہور ہے، سب لوگ دیکھا ہوگا. وہ کہتا ہے ہی از اے ٹھگ، رائٹ ونگ ٹھگ کے ہاتھ میں ہم پھنس گئے ہیں. اور اگر رائٹ ونگ ٹھگ کے ہاتھ میں آپ پھنس گئے ہیں، آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں، ایک اور پرائم منسٹر لیڈر آف دی اپوزیشن ان کے ساتھ حکومت بن جاتا ہے، اور ایک رائٹ ونگ ٹھگ کو انگلینڈ اور امریکہ دونوں مدد کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں ظفر الہی صاحب مجبوری کیا ہے ویسٹ کی کہ انٹائر ویسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے، تو آخر مجبوری کیا ہے؟ اسرائیل امریکیوں کا تو ایک کنیکشن رہا ہے، لیکن باقی ویسٹرن کنٹریز کا جس میں برطانیہ بھی شامل ہے. دیکھیے وہ مجبوری ان کی خود پوچھے نا ان سے کیا ہے. کیا یہ ہے کہ آپ خون چاہتے ہیں مسلمانوں کا؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ بھائی حماس از این آرگنائزیشن، حزب اللہ، حماس، جیسے وہ ارگن ہوتا تھا اس پہ، جیسے آئرش ریپبلکن آرمی ہوتی تھی، ارگن آف جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن برانڈ کیا گیا تھا اسرائیل کا، جو اسرائیل کا کے لیے لڑائی کی ہے. اب تو ان کے لوگ لیڈر تو پرائم منسٹر بن رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ سب لوگ ٹیررسٹ ہوتے تھے، آج وہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پرواہ نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ آپ تو چاہتے ہیں کہ ان لوگ مارے گئے. آپ مجھے بتائیں، بغیر پانی، بغیر میڈیسن، اینی تھنگ، بغیر اینی تھنگ انکلوڈنگ فوڈ، کبھی سنا ہے 20ویں صدی میں ایسا ہوا ہے؟ یہ صرف اور صرف پریکٹس ہوا ہے جب کولونیلزم ہوتا تھا، جب اپارتھائڈ اسٹیٹ ہوتا تھا، جب 50-60 ملین ریڈ انڈینز ہوتے تھے امریکہ میں، 60 ملین 200 سال پہلے، اب 5 ملین رہ گئے. ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، خدا کے لیے سمجھیے. اچھا، جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے ظفر الہی صاحب، یہ جو کہ جی بچوں کو ان کے سر قلم کیے گئے، خواتین کے ساتھ یہ کیا گیا، اور ویسٹ جو ہے وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں. میں نے دیکھا اونٹاریو میں کینیڈین پروونس ہے، وہاں پر ایک احتجاج، مسیساگا میں احتجاج ہو رہا تھا، اور اس احتجاج میں جو فلسطینیوں کے حق میں احتجاج ہو رہا تھا، ان میں شرکا میں سے کسی ایک سے سوال پوچھا گیا، اور اس سوال میں یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ جی وہاں پر جو کر رہا ہے حماس وہ ٹھیک کر رہا ہے کہ اتنے بچوں کے سر قلم کر دیے گئے. مطلب یہ ایک وہ تاثر ہے جو بلڈ وہاں پہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے، تاکہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں عام آدمی ویسٹرن کنٹریز میں، وہ یہی سمجھے کہ ہاں جی جو اسرائیل نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا. نہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے پاس اس فون کے اندر جو بچے اسرائیل نے مارے ہیں، سر قلم کیے ہیں، ان کے پکچرز ایسے پکڑا ہوا آدمی دکھا رہا ہے. اب یہ پکچرز کیا بائیڈن نہیں دیکھ سکتا ہے؟ اور اگر کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ ایک دم اندھا ہو گیا ہے؟ بالکل نہیں. بائیڈن کو دکھائیں، ہم نے پوری دنیا نے دیکھی ہے. سلوٹرڈ، سر قلم کیا گیا اسرائیلیوں نے. کیپشن ہے
टीवी पे आया है, उस पे आपने एक कमेंट किसी का जिक्र ही नहीं किया है, और एक वुमन रिपोर्टर जो गलत जाके कहा था, अब वो क्या, उसकी बात आप मान के ये स्प्रेड कर रहे हैं इस किस्म का प्रोपेगेंडा। अच्छा, इसमें मगर पाकिस्तानियों को मैं पाकिस्तानियों के लिए एक चीज अहम है और समझना चाहिए। नेतन्याहू ने CNN या BBC के इंटरव्यू में, अब नहीं इससे पहले, कहा था कि हमें एक ही दो बड़े डेंजर्स हैं, हम नहीं चाहते कि किसी मुल्क के पास जो हमारे साथ नहीं है उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। तो हमारे सबसे बड़े डेंजर्स जो हैं, पहला ईरान और दूसरा पाकिस्तान। नेतन्याहू ने ये कहा है, इनको और न्यूक्लियर वेपन साथ नहीं जा सकते, ये है हमारे सबसे बड़े दो डेंजर्स। हम कुछ करने की जरूरत नहीं है एक लिहाज से, मगर कम से कम तैयार होना चाहिए, समझना चाहिए, एसेस करना चाहिए, फैक्टर इन करना चाहिए कि जब हम इनका एसेसमेंट करते हैं, इस किस्म की सोच और ख्याल इनके हैं which we have to take into account. राइट, जफर हिलाली साहब, अब क्या डू यू सी दिस होल जो जंग है, ये जो ऑन गोइंग जंग है, क्या आप इसको फैलता हुआ देख रहे हैं? जितनी अभी हो रही है ये बढ़ जाए और बीच में ईरान या कोई और भी शामिल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? बस एक ही चीज है, नेतन्याहू ईरान का, वो चाहता है कि ईरान के साथ हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो बंकर बस्टिंग माने डीप पेनिट्रेशन न्यूक्लियर बॉम्ब्स, उनके साथ इजराइल एयरफोर्स ने ट्रायल्स रन किया है। किसका प्रोग्राम है पहाड़ों में? ईरान का। किसकी तैयारी हो रही है फिर? ईरान का है। ईरान इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, दूसरे तो कुछ नहीं है ना, दूसरों को तो कोई खास नहीं समझते। और उसके बाद हम, इराक था, न्यूक्लियर बॉम्ब किया, सीरिया जो न्यूक्लियर उनको शक था, बॉम्ब किया, फिर झूठ बोला कि ईरान के पास वेपन्स और मैस डिस्ट्रक्शंस हुए, जंग, 1 मिलियन लोग मारे गए। भाई यार, क्या क्या आपको कितने ये चाहिए, एविडेंस चाहिए कि इनका ख्याल और सोच क्या है? और फिर भी हम यही सवाल पूछते हैं। हमें अब ये सोचना चाहिए कि इससे बचना कैसे है, हमें क्या करना चाहिए, मुसलमान मुल्क को क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले जफर हिलाली साहब बताइए कि क्या करना चाहिए। तैयार होना चाहिए, जैसे हम तैयार होते हैं, हमारे और भी दुश्मन हैं, जैसे उनके खिलाफ हम तैयारी करते हैं, इनके खिलाफ भी तैयारी करना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब मौका इनको मिलेगा, जब वो सोचेंगे कि कमजोरी है, जब वो देखेंगे कि वो उस किस्म का हमारे पर उनका क्या कहते हैं कंट्रोल नहीं है, या कुछ भी कर सकते हैं। और जफर हिलाली साहब, आपको लग रहा है कि ग्राउंड अटैक जो इजराइल का अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि तैयारी हो रही है, फिर उसको रोक दिया गया, और फिर वजह तो यही कही गई कि मौसम नहीं है ठीक, इस वजह से रोका गया है, लेकिन क्या इस तरफ ग्राउंड अटैक की जानिब आपको मामला जाता हुआ नजर आ रहा है? ये मौसम का वजह कुछ नहीं है जी, प्लीज अंडरस्टैंड। ये एक ही वजह है जिस पे आप प्रेशर पड़ रहा है इन पे। अब वो लोग जो इनके साथ खड़े हुए हैं, वो सोच रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या होगा, कितने हजार मारे जाएंगे। और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल रिएक्शन, भाई ब्रिटेन में, बेल्जियम में, इटली में, क्या कैसे लोग निकल रहे हैं। तो उनका एक रुकावट है। दूसरा रुकावट ये है कि ग्राउंड इन्वेजन का मकसद था कि इनको फेंकें गाजा के बाहर इजिप्ट में। इजिप्ट ने कहा हम नहीं लेते, इसलिए इजिप्ट को पता है एक दफे उनको निकालेंगे, वापस नहीं लेंगे, जैसे पहले हुआ। जब वापस नहीं लेंगे, वो जो निकले हैं उनके घर में जाके यहूद बैठ जाएगा। तो ये एक प्लान था, ये इससे पहले ये किया हुआ है। भाई नकबा क्या था, आप एक मिनट के लिए सोचें। कानून है इजराइल का कि आप हर यहूदी वापस आके इजराइल में, ही हैज अ राइट टू सेटल। मगर एक और कानून है
कि फ़लस्तीनी जो निकला वो अपने घर नहीं आ सकता, हालांकि वो उसका घर था 700 साल के लिए। इनका घर कब था खुदा जाने। या फॉर गॉड सेक, इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये सब वेरी वाज़े है। इट इज नॉट डिफिकल्ट। And Zafar, Hilaly sahab, do you think this was all planned and Hamas was actually allowed to come in through the border? Because यही बात होती है कि the satellites, the intelligence, all the sources that they have, तो उसको देखते हुए तो it wasn't really possible and it wasn't so, like, it was not to be that easy. ये हो सकता है जी, very much possible, very much possible. ये हो सकता है, मगर एक कैलकुलेशन जो उनका गलत हुआ, वो सोच रहे थे कि सीसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होगी रोकने के लिए इनको। सीसी जो $3 बिलियन लेता है बायलैटरल असिस्टेंस में, सीसी जो हम पता है वो आया कैसे और कौन लाया, वो नहीं सोच रहे थे कि सीसी इनको रोकेगा। तो नॉर्थ बैंक साउथ, वो जो गाजा का नॉर्थ ऑफ गाजा क्लियरेंस हो जाएगी, उधर 5-7 साल तक उन लोग वो बिठा देंगे, उसके बाद शुरू होंगे द रेस्ट ऑफ इट। ऐसे ही तो इन्होंने सेटलमेंट्स करे हैं ना। व्हाट आर इजरायली सेटलमेंट्स? बट फलस्तीनियों उनको मार के या जान से मार के या भगा के निकाल। Zafar Hilaly, I'm sorry to interrupt. We've just got in touch with a journalist from Gaza, Wafa Aludaini. She's with us on the telephone, I believe. Thank you very much, Wafa, for joining us. I know the situation in Gaza as we speak is pretty difficult and there's bombardment still going on. Can you please tell us, our viewers, what exact situation is it over there? What exactly are you all going through? Assalamu alaikum. Yeah, actually the situation here is really so terribly difficult. And in fact, like, the people are trying to survive, you know, under this Israeli genocide. And I can tell you that around the clock there are so many massacres are being committed here across the Gaza Strip, no north, in the north or even in the south. Gaza is the same, you know. They just targeted everything. They targeted the schools, universities, shops, pharmacies, homes, residential buildings, even the UNRWA buildings. They targeted it. So in fact, and Wafa, just another quick question. The health ministry, before any building is bombarded, is there a warning sent out? No, there is no warning at all. That's why we have so many families got wiped out. Like we are talking here about nearly 2,700 Palestinians got massacred, including 1,000 or 700 Palestinian kids, and nearly 4,000 Palestinians get injured. You know that nearly we have 1,000 Palestinians are still under rubble so far. They are trying to rescue them, but in fact, they are just trying. But because of the non-stop bombing here across the Gaza Strip, it's really so difficult. And what about no food? Warning, no, what about food and medicine? Because I'm sure that there must be a shortage for it now. Yes, you know that they in fact they block the entry of the food and the fuel. So in fact we only have the food that we store before starting this aggression on the Gaza Strip. And even regarding the fuel, also it is the thing only the stuff that we have before this aggression. But in the coming days, maybe we are going to run out of food or fuel or anything else. But now the most difficult thing is the drinking water. Here across the Gaza Strip, we don't have drinking water, only the things or the amounts that the people have in their homes, nothing more. I mean, some houses they
they told me that some houses right now they are running out of drinking water. You know, they are trying to survive and they are not drinking like good water. You know, it's pure water, and this is really so difficult thing. And in fact, like the situation, I can tell you it is catastrophic here. We are talking here about the health, the hospitals. You know that in the hospitals, because of the running out of the fuel and because of the big number of the Palestinians who got injured or martyred, that's why like the hospitals cannot hold this big number of injuries or casualties. So they said that in 24 hours, if they don't allow the medicine or allow the fuel to enter the Gaza Strip or allow even the doctors and the health, I mean international health staff to enter Gaza Strip, they are going to shut down all the hospitals across the Gaza Strip because they don't, you know, they don't have spaces in the hospitals and they don't have medicine. They have nothing at all because they closed everything and they banned everything. They banned everything to enter the Gaza Strip. So this is the situation actually. This is the situation actually. And I'm sure that the children must be going through a trauma at the moment because seeing the buildings and everything around them being bombed on a daily basis. And then people dying, people getting injured. And I also heard that they, like you don't have enough space to put the bodies as well. So for that, the ice cream vans are being used so that before they're buried. Yes. And they're mass graves exactly. which are being made because obviously so many people are being martyred on a daily basis. Yes, exactly. This is the situation. In fact, they're just now using the ice cream trucks in order to put the dead people, and even you know they made mass graves, and so many they buried so many people, and even some people who got buried they are unknown, unidentified. So because they have no choice, so they have to bury them before. Is it true, Wafa, just a quick question before we conclude the program tonight. Is it true that phosphorus has been used in the attacks by Israel? Yes. They use it, and in fact many times they used it, and it's so clear even if you watch the videos that come out from Gaza. It is so clear that this is phosphorus bombs, and they use it in their attack on the Gaza Strip. Yes. Right. Thank you very much, Wafa, for giving us your time in such difficult times. And we hope that this comes to an end and everybody is in peace. And look after yourself. We'll hopefully be getting in touch with you again as well in coming days to get the latest updates from Gaza. Thank you very much once again. नाज़रीन, हमने बात की वफ़ा से, सहाफ़ी जिनका ताल्लुक़ गज़ा से है, वहीं पर अभी वो मौजूद हैं और वहाँ की जो सूरत हाल है उन्होंने बताया कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। जो फॉस्फरस का इस्तेमाल होने की इतलात थी उसकी अभी उनकी तरफ से तस्दीक हुई है। उनकी तरफ से बताया गया है कि जी बिजली नहीं है, साफ़ पीने का पानी अब कम होता चला जा रहा है, ख़त्म होने को है, अद्वियात नहीं है, खाने पीने के लिए जो सामान पहले से ही जमा किया हुआ था वही है। और अभी भी बेशुमार ऐसे फ़लस्तीनी जिसमें बच्चे भी शामिल हैं मलबे तले दबे हुए हैं, यानी कि अभी तक उनके बारे में इतलात नहीं है। और इज्तिमाई कब्रें और तदफीन हो रही है वहाँ पर शुहदा की, और उसमें कई ऐसे भी हैं जिनकी शनाख्त नहीं हो पा रही है। अल्लाह ताला रहम करे जी, और हमारी ये दुआ है कि मसला जल्द से जल्द हल हो। ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़फ़र हिलाली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और उससे पहले मुनीर अकरम साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।